हेलो फ्रेंड्स, दिस संजय। आज के इस वीडियो में हम CTET पेपर 1 दिसंबर 2019 प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से 30 EVS क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये इस वीडियो का हिंदी वर्जन है जिसमें मैंने सारे क्वेश्चंस को हिंदी में आंसर और एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपको यही क्वेश्चंस इंग्लिश में समझना है तो हमारे चैनल पे एक और सेपरेट वीडियो है जहाँ पे मैंने सेम क्वेश्चंस को इंग्लिश में कवर किया है, वो आप देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। A person boarded an express train on 29th November 2019 at Surat, Gujarat for Nagercoil in Kerala. The train departed from Surat at 19:45 hours and reached Nagercoil at 11:45 hours on 1st December 2019. If the distance between Surat and Nagercoil by train route is nearly 2120 kilometers, the average speed of the train during this journey was what? अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ये ट्रेन जो है वो निकला सूरत से ऑन 29 नवंबर शाम के 7:45 को। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि ये ट्रेन जो है 29 नवंबर को निकला। कितने बजे निकला ये निकला 19:45 को। और ये ट्रेन जो है वो पहुँचा नागरकोइल ऑन 1 दिसंबर 2019। तो 1 दिसंबर और कितने बजे पहुँचा नागरकोइल 11:45। सो 11:45। अब अगर सूरत और नागरकोइल के बीच पर जो डिस्टेंस है वो 2120 किलोमीटर्स है, तो इस ट्रेन का एवरेज स्पीड क्या था। अब यहाँ पे 29 को ये ट्रेन निकला सूरत से और फर्स्ट को अगर ये पहुँचा नागरकोइल तो इसका मतलब है कि ये 30th को भी ट्रैवल कर रहा था। तो अगर ये शाम के 7:45 को सूरत से निकला तो रात के 12 बजे तक अगर हम टाइम कैलकुलेट करते हैं तो 4 hours 15 minutes ये ट्रैवल करता रहा रात के 12 बजे तक। और क्योंकि 30th के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं दिया गया है तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि ये 30th को पूरा दिन चलता रहा, यानी कि 24 hours। और 1 दिसंबर को क्योंकि ये 11:45 को पहुँचा नागरकोइल तो इसका मतलब है कि ये रात के 12 बजे से सुबह के 11:45 तक चलता रहा, यानी कि 11 hours 45 minutes ये दिसंबर 1 को चलता रहा। अगर हम इन तीनों नंबर्स को ऐड करते हैं 4 hours 15 minutes, 24 hours और 11 hours 45 minutes, तो हमें मिलता है 40 hours। यानी कि इन 3 दिनों के दौरान ये ट्रेन जो है 40 hours टोटली चलता रहा। अब जो डिस्टेंस था सूरत और नागरकोइल के बीच में वो 2120 किलोमीटर्स था, यानी कि 2120। अगर हम डिस्टेंस को ये टाइम से डिवाइड करते हैं 40 तो हमें मिल जाता है एवरेज स्पीड पर आवर। तो ये अगर डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे मिलता है 53। तो 53 किलोमीटर्स पर आवर। तो ये करेक्ट आंसर 53 किलोमीटर्स पर आवर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वेट लिफ्टर ऑफ इंटरनेशनल फेम, यानी कि दिए गए जो 4 नाम है उनमें से कौन सी ऐसी लेडी है जो एक वेट लिफ्टर है जिन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया कुछ अलग अलग इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में। अब इन चारों नामों को आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि यही क्वेश्चन या फिर ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चन या फिर यही नामों को अलग अलग क्वेश्चंस में इस्तेमाल किया गया है बहुत सारे प्रीवियस पेपर्स में। तो इन चारों जो नाम है इनको आपको याद रखना पड़ेगा। पहला नाम है सुनीता विलियम्स। ये जो है एक एस्ट्रोनॉट है इंडियन ऑरिजिन की जो स्पेस पे गई थी, तो ये वेट लिफ्टर नहीं है, तो ये आंसर नहीं है। बचेंद्री पाल जो है वो एक माउंटेनियर है और पहली इंडियन औरत थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया, तो ये वेट लिफ्टर नहीं है, तो आंसर नहीं हो सकता। फिर सूर्यमणि जो है वो एथलीट नहीं है, वो एक विलेजर है जिनके बारे में एक लेसन में जिक्र किया गया है EVS में कि सूर्यमणि कैसे अपने विलेज के पास फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रही थी, तो ये एथलीट नहीं है, तो आंसर ये भी नहीं हो सकता। अब कर्नम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर है और इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया और एक मेडल भी जीता ओलंपिक्स में, और ये पहली इंडियन वुमेन थी ओलंपिक्स में जिन्होंने मेडल जीता, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे कर्नम मल्लेश्वरी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रुप ऑफ रूट्स, यानी कि दिए गए ऑप्शंस में से कौन से सारे रूट्स हैं। अब दिए गए ऑप्शंस को देखते हैं तो इनमें रूट वेजिटेबल्स हैं और स्टेम वेजिटेबल्स भी मेंशन किए गए हैं। अब रूट वेजिटेबल्स वो होते हैं जो एक्चुअली रूट्स है लेकिन
ये मॉडिफाइड रूट्स होते हैं जो कि न्यूट्रिएंट्स और वाटर को स्टोर करते हैं, जैसे कि कैरेट, बीटरूट, रेडिश, स्वीट पोटैटो और टर्निप। और स्टेम वेजिटेबल्स वो होते हैं जो एक्चुअली स्टेम्स है लेकिन ज़मीन के अंदर ग्रो होते हैं। तो ये रूट्स के जैसे दिखते हैं लेकिन एक्चुअली ये स्टेम होते हैं, जैसे कि पोटैटो, जिंजर और टर्मरिक। अब आपको रूट वेजिटेबल्स और स्टेम वेजिटेबल्स के बीच में डिफरेंस अंडरस्टैंड करना है और इन दोनों लिस्ट्स को आपको याद रखना है, क्योंकि हर साल ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन तो ज़रूर आता है ये रूट वेजिटेबल्स या फिर स्टेम वेजिटेबल्स के बारे में। अब अगर हम सारे ऑप्शंस को देखते हैं तो पहला ऑप्शन बोल रहा है बीटरूट, पोटैटो और जिंजर। अब पोटैटो और जिंजर जो है वो एक्चुअली स्टेम वेजिटेबल्स है, तो ये इनकरेक्ट ऑप्शन है। अब दूसरा ऑप्शन है कैरेट, टर्मरिक और जिंजर। कैरेट जो है वो रूट है, लेकिन टर्मरिक और जिंजर जो है वो स्टेम वेजिटेबल्स है, तो ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। तीसरा ऑप्शन है स्वीट पोटैटो, रेडिश और टर्मरिक। स्वीट पोटैटो जो है वो एक्चुअली रूट वेजिटेबल है, तो ठीक है। रेडिश भी रूट वेजिटेबल है, ये भी ठीक है। लेकिन टर्मरिक जो है फिर से स्टेम वेजिटेबल है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। लास्ट ऑप्शन है कैरेट, बीटरूट और रेडिश। अब कैरेट, बीटरूट और रेडिश तीनों जो है एक्चुअली रूट्स होते हैं, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। डेजर्ट ओक इज़ ए ट्री फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, यानी कि ये डेजर्ट ओक जो ट्री है वो इनमें से किस कंट्री में पाया जाता है। अब डेजर्ट ओक के बारे में हर साल ऑलमोस्ट एक ना एक तो क्वेश्चन ज़रूर आता है, क्योंकि ये डेजर्ट ओक जो है वो एक स्पेशल टाइप का ट्री है जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। आपको डेजर्ट ओक के बारे में कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखने होंगे। एक तो है कि ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और ये ट्री जो है बहुत ही टॉल होता है और इसके जो रूट्स होते हैं वो ज़मीन के बहुत ही डीप तक जाते हैं और जो पानी ये एब्जर्व करता है ज़मीन से वो अपने स्टेम के अंदर ये स्टोर करता है। और लोकल लोग जो जानते हैं कि इस ट्री के स्टेम में जो है पानी होता है, वो समर सीज़न में या फिर ड्राई सीज़न में इस ट्री के ट्रंक में एक छोटा सा छेद बना के एक पाइप को इंसर्ट करके या फिर एक स्ट्रॉ को इंसर्ट करके पानी पी सकते हैं। तो ये कुछ इस ट्री के बारे में कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो हर साल जो है एक ना एक ज़रूर क्वेश्चन आता है इसके बारे में। तो डेजर्ट ओक जो है वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नेपेंथिस। नेपेंथिस को पिचर प्लांट भी बुलाया जाता है। इट इज़ अ प्लांट विच हंट्स। दिस प्लांट इज़ फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड मेघालय इन इंडिया। ये करेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि ये इन तीनों जगहों पे पाया जाता है। द पिचर प्लांट हैज़ अ पिचर लाइक शेप एंड द माउथ इज कवर्ड बाय ए लीफ। अब ये पिचर प्लांट जो है उसमें एक मॉडिफाइड लीफ होता है जो कि एक पिक्चर के जैसा दिखता है। पिक्चर यानी गड़ा या फिर पॉट, और वो पॉट जो है वो एक और लीफ से कवर्ड होता है। और जब इंसेक्ट्स या फिर छोटे माइस या रैट्स या फिर फ्रॉग्स जो है वो इस मॉडिफाइड लीव्स में जो स्मेल एमिट होता है वो स्मेल से अट्रैक्ट होकर जब वो इसके अंदर जाते हैं तो ये लीफ जो है वो क्लोज हो जाता है और वो अंदर ही फंस जाते हैं। और इस पिक्चर के अंदर कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो उस इंसेक्ट को या फिर फ्रॉग को या फिर माइस को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। तो इस तरह से ये प्लांट जो है वो एक्चुअली कार्निवोरस प्लांट है। अब दूसरा स्टेटमेंट, इट हैज़ अ पिक्चर लाइक शेप एंड द माउथ इज़ कवर्ड बाय लीफ, जैसे कि इस पिक्चर में दिख रहा है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। और इट कैन ट्रैप एंड ईट ओनली स्मॉल इंसेक्ट्स, ये गलत स्टेटमेंट है क्योंकि वो सिर्फ स्मॉल इंसेक्ट्स ही नहीं, जैसे कि मैंने कहा कभी कभी छोटे फ्रॉग्स या फिर छोटे रैट्स या माइस को भी वो यहाँ पे इसके अंदर ट्रैप कर लेता है। तो स्मॉल इंसेक्ट्स की वजह से ये गलत स्टेटमेंट हो गया। और लास्ट स्टेटमेंट है, इट एमिट्स अ प्लेजेंट साउंड टू अट्रैक्ट स्मॉल इंसेक्ट्स विच गेट ट्रैप्ड एंड कैन नॉट गेट आउट। वो कोई भी साउंड एमिट नहीं करता बल्कि स्मेल एमिट करता है। तो ये भी गलत स्टेटमेंट है क्योंकि सिर्फ स्टेटमेंट्स ए और बी करेक्ट है, तो ऑप्शन है ए एंड बी ओनली। In which of the following states in India is the Dandi seashore located where Mahatma Gandhi did his famous march before independence? यहाँ पे जो महात्मा गांधी जी ने जो सॉल्ट सत्याग्रह या फिर नमक सत्याग्रह किया था वो डांडी में किया था।
डांडी सी शोर पे। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ये डांडी सी शोर जो है वो किस स्टेट में आता है। डांडी सी शोर जो है जहाँ पे नमक सत्याग्रह किया गया था वो एक्चुअली गुजरात स्टेट में आता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है गुजरात। हाई फीवर विथ शिवर विच कैन बी ट्रीटेड विद द बार्क ऑफ सिंखोना ट्री इज़ व्हाट। यानी कि वो ऐसा एक डिसीज़ है जिसमें बहुत ही हाई फीवर होता है और बहुत सारा शिवरिंग होता है, तो उसे ट्रीट करने के लिए ये सिंखोना ट्री का बार्क का इस्तेमाल किया जाता है। तो वो कौन सा डिसीज़ है? अब सिंखोना ट्री से जो है एक मेडिसिन बनता है जिसका नाम है क्विनाइन, और क्विनाइन को इस्तेमाल किया जाता है मलेरिया के ट्रीटमेंट में। तो इसका आंसर हुआ मलेरिया। इस प्रॉब्लम में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है और हमें बताना है कि विथ रेस्पेक्ट टू द हॉस्पिटल, यानी कि अगर हम हॉस्पिटल पे खड़े हैं तो द करेक्ट डायरेक्शन ऑफ द डॉक्टर्स हाउस इज़ व्हाट। यानी कि अगर हम हॉस्पिटल में खड़े हैं तो डॉक्टर का घर किस डायरेक्शन में पड़ता है। अब पहला इन्फॉर्मेशन है द डॉक्टर इज़ लोकेटेड एट एक्स। तो एक पॉइंट यहाँ पे मार्क करते हैं जिसे हम एक्स बुलाएंगे, एंड हिज हॉस्पिटल इज़ लोकेटेड एट वाई। और हमें ये पता लगाना है कि ये पॉइंट वाई जो है वो कहाँ आता है। देर इज़ नो स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द डॉक्टर्स हाउस टू द हॉस्पिटल, सो द डॉक्टर फर्स्ट गोज टू ए विच इज़ 600 मीटर्स ड्यू ईस्ट ऑफ एक्स। यानी वो ईस्ट डायरेक्शन में 600 मीटर्स ट्रैवल करता है और पहुंचता है एक पॉइंट जो कि ए है, एंड देन गोज टू बी विच इज़ 450 मीटर्स ड्यू साउथ ऑफ ए। यानी ए से वो सदर्न डायरेक्शन में ट्रैवल करता है 450 मीटर्स और एक पॉइंट पहुंचता है बी, एंड देन टू सी विच इज़ 120 मीटर्स ड्यू वेस्ट ऑफ बी। यानी कि वो वेस्ट डायरेक्शन में 120 मीटर्स ट्रैवल करता है और पहुंचता है एक पॉइंट सी, एंड फाइनली रीचेज द हॉस्पिटल एट वाई विच इज़ 90 मीटर्स ड्यू नॉर्थ ऑफ सी। यानी कि सी से वो नॉर्थ डायरेक्शन में ट्रैवल करता है 90 मीटर्स और अपना हॉस्पिटल पहुंचता है जो कि पॉइंट वाई पे है। नाउ विथ रेस्पेक्ट टू द हॉस्पिटल द करेक्ट डायरेक्शन ऑफ द डॉक्टर्स हाउस इज़ वेयर। अब अगर हम हॉस्पिटल में खड़े हैं तो डॉक्टर का घर जो है वो इस डायरेक्शन में आता है, यानी कि ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है नॉर्थ वेस्ट। आपको स्पेसिफिकली फोकस करना है कि यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है। क्या ये पूछ रहे हैं कि अगर आप हॉस्पिटल में खड़े हैं तो डॉक्टर का घर किस डायरेक्शन में आता है, या फिर डॉक्टर के घर से हॉस्पिटल किस डायरेक्शन में आता है। क्योंकि ये अगर आप पढ़ने में गलती करते हो तो आप इसका उल्टा आंसर सेलेक्ट कर लोगे। तो पे स्पेसिफिक अटेंशन, यानी यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है वो ठीक से पढ़ लीजिएगा ताकि आप करेक्ट आंसर को पिक कर सके। करेक्ट आंसर यहाँ पे है नॉर्थ वेस्ट। चेरा इज़ द डांस ऑफ द पीपल ऑफ व्हाट। यानी ये चेरा डांस जो है वो किस स्टेट में परफॉर्म किया जाता है। अब चेरा डांस को बैम्बू डांस भी बुलाया जाता है, और बैम्बू डांस जो है वो मिज़ोरम में परफॉर्म किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है मिज़ोरम। द नेबरिंग स्टेट्स ऑफ तमिलनाडु आर व्हाट। यानी तमिलनाडु स्टेट के जो नेबरिंग स्टेट्स हैं वो कौन से हैं। आपको इंडिया मैप को ठीक से याद कर लेना चाहिए क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप मैप से फेमिलियर है तो आप देख सकते हैं कि ये जो है स्टेट ऑफ तमिलनाडु है, और इसके जो नेबरिंग स्टेट्स हैं वो आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और केरला है। तो यहाँ पे आंसर चॉइस आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और केरला। तो ये हुआ करेक्ट आंसर। Which one of the following should not be the objective of teaching EVS at a primary level as per NCF 2005? आपको जो लेटेस्ट NCF है वो ठीक से पढ़ लेना चाहिए क्योंकि NCF में हर एक सब्जेक्ट के लिए कुछ ऑब्जेक्टिव्स मेंशन किए गए हैं। तो यहाँ पे हमें पूछा जा रहा है कि EVS के लिए इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है। अब अगर आप ये NCF डॉक्यूमेंट को ठीक से पढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं टू नर्चर क्यूरियोसिटी एंड क्रिएटिविटी जो है वो इंक्लूडेड है, और टू एंगेज द चाइल्ड इन एक्सप्लोरेटरी एंड हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ जो है वो भी एक ऑब्जेक्टिव है, और टू ट्रेन चिल्ड्रन टू लोकेट एंड कॉम्प्रहेंड रिलेशनशिप्स बिटवीन नेचुरल, सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट जो है वो भी एक ऑब्जेक्टिव है। लेकिन टू डेवलप प्रिसाइज क्वांटिटेटिव स्किल्स, यानी जो एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने का जो मेथडोलॉजी है वो इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है, क्योंकि EVS जो है वो क्लास 3, 4 और 5 में सिखाया जाता है, यानी कि प्राइमरी लेवल,
और यहाँ पे हमें बच्चों को बेसिक कॉन्सेप्ट्स और इम्पॉर्टेंट डिटेल्स समझाना है। एग्जैक्ट कैलकुलेशंस या फिर प्रिसाइज क्वांटिटेटिव स्किल्स जो है वो अभी सिखाना नहीं है, वो जब थोड़ा वो बड़े हो जाएंगे तब ऑटोमेटिकली वो सीख लेंगे। तो एट अ प्राइमरी लेवल ईवीएस सिखाने में प्रिसाइज क्वांटिटेटिव स्किल्स इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो यहाँ पे ये आंसर है। EVS for classes 3 to 4 is a subject area which integrates what, यानी कि EVS में कौन कौन से सब्जेक्ट्स को इंटीग्रेट किया गया है। अब ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है क्योंकि ये EVS का डेफिनेशन है। अब EVS जो है वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें साइंस, सोशल स्टडीज़ और एनवायरमेंटल एजुकेशंस को कंबाइन किया गया है, यानी कि इंटीग्रेट किया गया है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू EVS, यानी कि EVS के बारे में दिए गए स्टेटमेंट्स में से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। अब इसे आंसर करने के लिए आपको NCF डॉक्यूमेंट में जो EVS के बारे में लिखा है वो आपको ठीक से पढ़ लेना चाहिए। अब पहला स्टेटमेंट है EVS इज अ सब्जेक्ट टॉट फ्रॉम क्लासेस 1 to 5। ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि EVS जो है वो सिर्फ क्लासेस 3, 4 और 5 में सिखाया जाता है, 1 और 2 में नहीं सिखाया जाता स्पेसिफिकली EVS। तो ये गलत स्टेटमेंट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है फॉर क्लासेस 1 और 2 EVS इज टॉट थ्रू लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स। ये करेक्ट स्टेटमेंट है और यही बात जो है वो NCF डॉक्यूमेंट में भी लिखा गया है। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है कि क्लासेस 1 और 2 में स्पेसिफिकली EVS बोल के कोई सब्जेक्ट नहीं होगा, लेकिन EVS के जो कॉन्सेप्ट्स है वो सिंपल लैंग्वेज और सिंपल मैथमेटिक्स के थ्रू सिखाया जाएगा। अब तीसरा स्टेटमेंट है फॉर क्लासेस 2, 3 एंड 4 इश्यूज एंड कंसर्न्स ऑफ EVS आर टॉट थ्रू लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स। अब यहाँ पे जैसे हमने पहले ही देखा है EVS जो है वो 3, 4 एंड 5 में सिखाया जाता है। तो क्लासेस 2 में जो है EVS स्पेसिफिकली नहीं सिखाया जाता, तो इसके वजह से ये स्टेटमेंट भी गलत है। और लास्ट स्टेटमेंट है फॉर क्लासेस 1 एंड 2 कंसर्न्स एंड इश्यूज ऑफ EVS आर टॉट थ्रू साइंस एंड सोशल साइंस। अब EVS जो है वो लैंग्वेज और मैथमेटिक्स के थ्रू सिखाया जाता है इन क्लासेस 1 एंड 2। साइंस और सोशल साइंस यहाँ पे गलत ऑप्शन है, तो ये भी करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 है। Children get a lot of space to learn EVS through exploration. This indicates which of the following. अब इसे आंसर करने के लिए आप EVS सिलेबस डॉक्यूमेंट को रेफर कर सकते हैं, या फिर EVS टेक्स्ट बुक में जो इंट्रोडक्शन या फिर फॉरवर्ड पार्ट है उसमें पढ़ सकते हैं, या फिर NCF डॉक्यूमेंट को भी रेफर कर सकते हैं जिसमें भी यही लिखाया गया है कि EVS जो है वो एक चाइल्ड सेंटर्ड सब्जेक्ट है। तो करेक्ट आंसर है EVS इज चाइल्ड सेंटर्ड। अब पहला ऑप्शन बोल रहा है EVS इज लर्न थ्रू रोट, यानी EVS जो है वो रट्टा मार के सीखा जाता है। तो क्लियरली इन डॉक्यूमेंट्स में ये मेंशन किया गया कि EVS डज नॉट इनकरेज रोट लर्निंग, यानी रट्टा मारना EVS सिखाने का एक सही तरह का तरीका नहीं है। तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। अब दूसरा स्टेटमेंट है EVS इज लर्न थ्रू इन्फॉर्मेशन। इन डॉक्यूमेंट्स में ये भी बताया गया है कि EVS में सिंपल इन्फॉर्मेशन देने का कोई मतलब नहीं है जब तक कि बच्चे जो है वो हैंड्स ऑन कुछ सीख नहीं लेते, समझ नहीं लेते। तो मियर इन्फॉर्मेशन जो है EVS सिखाने का तरीका नहीं है। और लास्ट वन इज EVS इज टीचर सेंटर्ड। अब EVS जो है वो एक्चुअली चाइल्ड सेंटर्ड है, टीचर सेंटर्ड नहीं है। कोई भी सब्जेक्ट हो अगर आप उन्हें बच्चों को सिखा रहे हैं तो वो चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, टीचर सेंटर्ड कभी नहीं होता है। तो EVS इज टीचर सेंटर्ड जो है गलत ऑप्शन है। Which of the following is a sub-theme under the theme suggested in the EVS syllabus? यानी कि दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सब थीम है EVS में। अब इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आपको EVS के जो थीम्स है, सब थीम्स है, वो मेमोराइज कर लेने चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट एवरी ईयर जो है एक ना एक तो क्वेश्चन ज़रूर आता है इस टॉपिक पे। अब EVS में 6 थीम्स है। पहला है फैमिली एंड फ्रेंड्स, दूसरा है फूड, वाटर, शेल्टर, ट्रैवल एंड थिंग्स वी मेक एंड डू। अब फैमिली एंड फ्रेंड्स जो थीम है उसके नीचे 4 सब थीम आते हैं। वो है रिलेशनशिप्स, वर्क एंड प्ले, एनिमल्स एंड प्लांट्स। अब अगर सारे ऑप्शंस को देखते हैं तो जो पहला है फैमिली एंड फ्रेंड्स वो एक थीम है,
तो ये आंसर नहीं हो सकता। फूड जो है वो भी एक थीम है, तो ये भी नहीं हो सकता। एनिमल्स जो है वो फैमिली एंड फ्रेंड्स के नीचे एक सब थीम है 1.3, तो ये करेक्ट आंसर है। और लास्ट वाला थिंग्स वी मेक एंड डू जो है वो भी एक सेपरेट थीम है, तो ये भी करेक्ट आंसर नहीं है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है एनिमल्स, जो कि एक सब थीम है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिजायरेबल प्रैक्टिस फॉर एन ईवीएस टीचर, यानी कि ईवीएस टीचर का इनमें से कौन सा एक डिजायरेबल या फिर अच्छा प्रैक्टिस है। अब एक एक करके देखते हैं। लास्ट वाला है रिलाइंग ओनली ऑन टेक्स्ट बुक्स। ये बात जो है कंप्लीटली मना किया गया है ईवीएस में कि सिर्फ टेक्स्ट बुक्स जो है वो सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं होते, बल्कि पर्सनल एक्सपीरियंस या फिर जो अपने फैमिली के साथ या कम्युनिटी के साथ जो इंटरेक्शन होता है उससे जो सीखने को मिलता है, तो ये सारे जो है सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं ईवीएस के लिए। और सिर्फ रिलाइंग ऑन टेक्स्ट बुक्स जो है वो गलत ऑप्शन है। अब आगे है लीनियर अरेंजमेंट ऑफ 6 थीम्स ऑफ ईवीएस। जैसे कि आप जानते हैं ईवीएस में जो है 6 थीम्स है। अब लीनियर अरेंजमेंट का मतलब है कि पहले आपने थीम 1 सिखाया, फिर थीम 2, फिर थीम 3, फिर थीम 4, फिर थीम 5, फिर थीम 6। अब ये ज़रूरी नहीं है और ये कम्प्लीटली गलत तरीका है ईवीएस सिखाने का, क्योंकि अगर आप ऐसे लीनियर अरेंजमेंट में आप अगर ईवीएस को सिखाएंगे, इसका मतलब यह है कि आप इनके बीच में जो कनेक्शंस है वो बच्चे को नहीं सिखा रहे हो। जैसे कि अगर आप फूड के बारे में सिखा रहे हो, तो फूड सिखाने के दौरान जो दूसरे जो थीम्स है और ये फूड थीम का जो दूसरे थीम से जो कनेक्शन है वो भी आपको साइमल्टेनियसली सिखाना होगा। यानी कि आप ईवीएस में किसी भी थीम को ऐसे लीनियर पैटर्न में नहीं सिखा सकते, इन सारों को इंटीग्रेट करना पड़ता है। तो लीनियर अरेंजमेंट ऑफ 6 थीम्स ऑफ ईवीएस ये भी गलत ऑप्शन है। उसके बाद में encouraging children to provide important information related to concepts of EVS। अब encouraging children to provide important information का मतलब ये है कि उनको समझ में आए या ना आए, वो सारा इन्फॉर्मेशन जो है उन्हें रट्टा मारना पड़ेगा या फिर मेमोराइज करना पड़ेगा, ताकि जब टीचर पूछ रही है तो उन्हें वो सारा इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा। अब ये जो है गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि चिल्ड्रन को जो है ये इन्फॉर्मेशन जो है उन्हें मेमोराइज करना नहीं पड़ता ईवीएस में। उनको बेसिक कॉन्सेप्ट्स अंडरस्टैंड करना है। ये इन्फॉर्मेशन को अगर मेमोराइज नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, तो ये डिज़ायरेबल प्रैक्टिस नहीं है, तो इसे भी एलिमिनेट कर देंगे। अब पहला ऑप्शन है एड्रेसिंग मल्टीकल्चरल डायमेंशंस ऑफ डाइवर्स क्लासरूम्स। अब एक क्लासरूम में अलग अलग कल्चर से या फिर अलग अलग बैकग्राउंड से, अलग अलग इकोनॉमिक सिचुएशन से बच्चे आते हैं और सबका अलग अलग कल्चर होता है। तो ऐसे डाइवर्स क्लासरूम्स में, ऐसे मल्टीकल्चरल क्लासरूम्स में अगर टीचर सबके डिफरेंसेस को मद्देनज़र रख के अगर वो लेसन प्लान बनाती है और क्लास में सिखाती है ताकि सारे बच्चों को इंक्लूड किया जाए, तो ऐसे एड्रेसिंग मल्टीकल्चरल डायमेंशंस ऑफ डाइवर्स क्लासरूम्स जो है वो करेक्ट आंसर है। Which one of the following is or are important in construction of knowledge in EVS? यानी EVS में जो टीचिंग और लर्निंग होता है जिसके थ्रू कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज होता है, तो उसमें इन चारों ऑप्शंस में से कौन से सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शंस है वो हमें आइडेंटिफाई करना है। अब इसे आंसर करने के लिए हमें पढ़ना होगा EVS का जो मेन सिलेबस डॉक्यूमेंट है, या फिर EVS क्लास 3, 4 और 5 के जो टेक्स्ट बुक्स में जो इंट्रोडक्शन पार्ट है तो वो रेफ़र कर सकते हैं। अब वहाँ पे क्लियरली बताया गया है कि EVS में जो है एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ चिल्ड्रन का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, यानी हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, एक्सपेरिमेंटेशन, तो ये जो है सबसे इम्पॉर्टेंट होता है EVS लर्निंग में, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। फिर कम्युनिटी मेंबर्स ऑफ द चिल्ड्रन। अब इन डॉक्यूमेंट्स में ये भी क्लियरली लिखा गया है कि बच्चे जो है वो सिर्फ टेक्स्ट बुक्स के थ्रू नहीं बल्कि अपने कम्युनिटी के साथ जो इंटरेक्शन होता है, अपना फैमिली हो सकता है, दोस्त हो सकते हैं या फिर अदर कम्युनिटी मेंबर्स हो सकते हैं, तो इनके इंटरेक्शन से बच्चों को बहुत सारा नॉलेज प्राप्त होता है। तो कम्युनिटी मेंबर्स ऑफ चिल्ड्रन जो है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं EVS में। और क्योंकि A एंड B दोनों
अब हमने सेलेक्ट कर लिया है कि ये करेक्ट स्टेटमेंट है और इम्पॉर्टेंट है। तो अगर सारे आंसर ऑप्शंस को देखते हैं तो सिर्फ फर्स्ट चॉइस में ए एंड बी दोनों है। अब यहाँ पे सी भी है। जब सी देखते हैं तो सी बोल रहा है टेक्स्ट बुक्स ऑफ ईवीएस। हालांकि ईवीएस सीखने में टेक्स्ट बुक्स सबसे इम्पॉर्टेंट नहीं होते, लेकिन टेक्स्ट बुक्स कुछ हद तक इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि टेक्स्ट बुक्स जो है वो एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं, वो एक आउटलाइन प्रोवाइड करते हैं कि बच्चों को क्या सीखना है, और टीचर्स को ये बताया जाता है टेक्स्ट बुक्स के थ्रू कि बच्चों को क्या सिखाना है। तो जो कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज इन ईवीएस है उनमें टेक्स्ट बुक्स भी कुछ हद तक इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो ए, बी एंड सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और लास्ट वाला अगर ऑप्शन देखें तो डिस्क्रिप्शन एंड डेफिनेशन गिवन इन द टेक्स्ट बुक बोल रहे हैं। अब ये जो क्लास 3, 4, 5 ईवीएस टेक्स्ट बुक में जो इंट्रोडक्शन है उसमें क्लियरली लिखा गया है कि ईवीएस में जो है डिस्क्रिप्शंस या फिर डेफिनेशंस बहुत ही कम इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पे ए, बी एंड सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। चिल्ड्रन कैन बी इफेक्टिवली एंगेज्ड इन ईवीएस लर्निंग थ्रू विच ऑफ दिस ऑप्शंस, यानी कि ईवीएस लर्निंग जो टीचिंग एंड लर्निंग होता है उसमें इनमें से कौन से जो ऑप्शंस है जिनसे बच्चों को कंप्लीटली एंगेज किया जा सकता है, यानी कि इनमें से कौन से ऑप्शंस हैं जो बच्चों के इंटरेस्ट को अट्रैक्ट करते हैं। अब एक एक करके देखते हैं। पहला है नरेटिव्स। नरेटिव्स जो है वो स्टोरीज़ की तरह होते हैं और ये इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो नरेटिव्स इम्पॉर्टेंट होते हैं तो यहाँ पे लिख लेंगे। अब स्टोरीज़ जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि बच्चों को जो है अगर आप स्टोरीज़ के थ्रू कुछ भी सिखाते हो वो बहुत जल्दी सीख लेते हैं, और बच्चों को जो है स्टोरीज सुनने में बहुत ही इंटरेस्ट होता है, क्योंकि ईवीएस जो है वो क्लास 3, 4 और 5 के बच्चों को सिखाया जाता है, जो कि छोटे बच्चे हैं, प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं, तो उनको स्टोरीज़ तो बहुत ही अच्छा लगता है उनको। तो स्टोरीज़ जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो पहले पोजीशन में बी आता है, क्योंकि नरेटिव्स भी स्टोरीज़ के तरह ही होते हैं, तो ये सेकंड पोजीशन में डाल देंगे ए। अब सी एंड डी देखते हैं। सी बोल रहा है इफेक्टिव एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स बाय द टीचर, और डी बोल रहा है इफेक्टिव डेमोन्स्ट्रेशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स बाय टीचर। अब अगर आप कुछ डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हो, प्रैक्टिकली बना के या फिर प्रैक्टिकली करके दिखा रहे हो, तो बच्चों को उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट रहेगा। तो डी जो है वो थर्ड पोजीशन में आएगा। और सबसे कम इफेक्टिव जो मेथड है जिसमें बच्चों को इंटरेस्ट होगा ये इफेक्टिव एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि अगर लंबा बोरिंग एक्सप्लेनेशन सुनना है तो बच्चे उतना इंटरेस्टेड नहीं होंगे उसमें। तो सी को जो है वो लास्ट पोजीशन में डाल देंगे। अब अगर सारे आंसर चॉइसेस को देखते हैं तो हमें पहले ये देखना होगा कि किस में बी मौजूद है। तो पहले जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें बी नहीं है, वो सिर्फ ए, सी, डी की बात कर रही है, तो ये हम एलिमिनेट कर देंगे क्योंकि इसमें बी नहीं है। और तीसरा जो ऑप्शन है उसमें भी सिर्फ सी एंड डी है, तो इसे भी हम एलिमिनेट कर देंगे। अब ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 हमारे पास है। अब दोनों ऑप्शन में ए एंड बी दोनों कवर्ड है। अब ऑप्शन 4 में सी है। अब हमने ऑलरेडी देखा है कि सी जो है वो इन चारों में से सबसे लेस इफेक्टिव मेथड है। तो क्योंकि इसमें डी नहीं है तो हम यहाँ पे इसको एलिमिनेट कर देंगे और यहाँ पे ए एंड बी ओनली को सेलेक्ट करेंगे, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगर यहाँ पे एक और चॉइस होता ए, बी एंड डी, तो वो सबसे बेस्ट आंसर होता, लेकिन क्योंकि वो नहीं है तो यहाँ पे हम ए एंड बी ओनली को सेलेक्ट कर लेंगे। The objectives of a EVS teacher who encourages his or her children to observe animals and make pictures on their own is what? यानी कि एक टीचर अगर उसके बच्चों को एनिमल्स को ऑब्जर्व करो और उनका चित्र बनाओ, ऐसा एक एक्टिविटी अगर असाइन करती है, तो उस टीचर का क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है। अब अगर एक एक करके ऑप्शन देखते हैं तो पहला बोल रहा है डेवलप क्रिएटिविटी ऑफ चिल्ड्रन, क्योंकि यहाँ पे चिल्ड्रन जो है वो एनिमल्स को देख के खुद पिक्चर्स बना रहे हैं उनके, तो क्रिएटिविटी डेवलपमेंट डेफिनेटली हो रहा है यहाँ पे, तो ए जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट डेवलप ऑब्जर्वेशन एंड डिज़ाइन स्किल्स ऑफ चिल्ड्रन। यहाँ पे बच्चे जो है वो एनिमल्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं और उसके बाद उनका पिक्चर्स बना रहे हैं। तो डेवलपिंग ऑब्जर्वेशन, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है ऑब्जर्व, और डिज़ाइन स्किल्स ऑफ चिल्ड्रन जो है यानी कि वो पिक्चर्स बना रहे हैं, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। अब लास्ट वाला जो है डेवलप एस्थेटिक सेंस ऑफ चिल्ड्रन, ये भी करेक्ट है,
लेकिन ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये गलत नहीं है, तो इसको जो है हम ऐसे ही यहाँ पे पार्क कर देंगे। अब हमें मालूम है कि ए एंड बी दोनों करेक्ट स्टेटमेंट है, तो जो भी आंसर चॉइस है उसमें दोनों ए एंड बी दोनों होने चाहिए। तो सिर्फ एक ऑप्शन में जो है ए एंड बी है, तो ऑटोमेटिकली इसे हम सेलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये करेक्ट आंसर है। इसमें सी भी है और सी गलत नहीं है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन ये गलत भी नहीं है, तो ए बी एंड सी जो है वो ऑटोमेटिकली करेक्ट आंसर हो जाता है क्योंकि इसमें ए एंड बी मौजूद है। इन EVS लर्निंग, crafts and arts while working in groups is encouraged because of which of these? यानी कि जब EVS सिखाया जाता है तो उसमें crafts and arts जो ग्रुप लर्निंग होता है तो उसे बहुत ही encourage किया जाता है। वो किस लिए? अब अगर आप क्लास 3, 4, 5 के EVS टेक्स्ट बुक में जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो पढ़ते हो तो वहाँ पे ये क्लियरली लिखा गया है कि चिल्ड्रन जो है वो ग्रुप लर्निंग को बहुत ही पसंद करते हैं। अगर ग्रुप में कुछ एक्टिविटी करते हैं तो वो उसे बहुत ही एंजॉय करते हैं और उससे उनका लर्निंग भी इजीली हो जाता है। और ग्रुप लर्निंग से या फिर ग्रुप एक्टिविटीज से पीयर लर्निंग जो एक दूसरे से सीखते हैं वो भी होता है, तो ये करेक्ट है। और ये जो ग्रुप एक्टिविटी है उससे सोशल इंटरेक्शंस भी बढ़ते हैं। तो अगर ग्रुप एक्टिविटी कराना है तो उनके लिए जो बेस्ट ऑप्शन है वो आर्ट्स एंड क्राफ्ट है, क्योंकि बच्चे जो है आर्ट्स एंड क्राफ्ट को एंजॉय करते हैं और जब वो आर्ट्स एंड क्राफ्ट ग्रुप एक्टिविटी में कर रहे हैं तो पीयर लर्निंग और सोशल इंटरेक्शन भी उसमें हो जाता है। ये क्लियरली लिखा हुआ है ये टेक्स्ट बुक्स में। तो अब अगर सारे ऑप्शंस को देखते हैं तो पहला बोल रहा है ग्रुप लर्निंग इज ईजियर एंड वेरी इफेक्टिव स्ट्रैटेजी फॉर टीचर्स टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ इनडिसिप्लिन। अब यहाँ पे इनडिसिप्लिन की बात नहीं हो रही है, तो ये जो पूरा स्टेटमेंट है ये गलत है क्योंकि यहाँ पे इनडिसिप्लिन की बात हो रही है। और बी जो है वो करेक्ट है, जैसे कि हमने अभी बात किया ग्रुप लर्निंग प्रमोट्स पीयर लर्निंग, और ये क्लियरली लिखा गया है इंट्रोडक्शन पार्ट में ये टेक्स्ट बुक्स में, तो ये भी करेक्ट है। और ग्रुप लर्निंग इम्प्रूव्स सोशल इंटरेक्शंस, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। और लास्ट वाला है ग्रुप लर्निंग हेल्प्स इन कंप्लीटिंग द सिलेबस ऑफ EVS इन टाइम, ये बहुत ही इनकरेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि बस टाइम पे सिलेबस कंप्लीट करने के लिए ग्रुप लर्निंग को इंकरेज नहीं किया जाता, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। अब बी एंड सी जो है वो करेक्ट है, तो दिए गए ऑप्शंस में तीसरा जो ऑप्शन है वो बी एंड सी बोल रहा है, तो ये करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोस्ट इफेक्टिव रिसोर्सेज फॉर EVS लर्निंग, यानी कि इन चार ऑप्शंस में से जो सबसे इफेक्टिव रिसोर्सेज है EVS लर्निंग टीचिंग और लर्निंग में वो हमें आइडेंटिफाई करना है। अब पहला है फैमिली मेम्बर। फैमिली मेम्बर जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बच्चा जो है सबसे पहले अपने इमीडिएट फैमिली से सीखता है एज फार एज EVS इज कंसर्न। तो EVS में फैमिली मेम्बर्स का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। और फिर मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी, मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी यानी कि फ्रेंड्स, उनके नेबर्स या फिर उनके टीचर्स, तो इन सब से जो इंटरेक्शन होता है उनसे बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी जो है वो सेकंड पोजीशन में आते हैं। और न्यूज़पेपर्स, अब ये क्वेश्चन जो है शायद बहुत ही पुराना है, जब बच्चे एक्चुअली न्यूज़पेपर पढ़ते थे। इसको ना अगर हम यूट्यूब या फिर इंटरनेट समझते हैं तो हम देख सकते हैं कि बच्चे जो है वो यूट्यूब, इंटरनेट यानी कि न्यूज़पेपर जो एक्चुअल वर्ल्ड में हो रहा है उसको दर्शाते हैं, तो इनके थ्रू बच्चों को बहुत सारा सीखने को मिलता है। तो ऑप्शन सी जो है, स्टेटमेंट सी जो है वो थर्ड पोजीशन में आता है। और फिर क्लासरूम जो है वो इनमें सबसे कम इफेक्टिव है EVS टीचिंग और लर्निंग में, तो क्लासरूम को जो है पोजीशन डी में डाल देंगे। तो जो भी करेक्ट आंसर है उसमें ए डेफिनेटली होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 को हम एलिमिनेट कर देंगे क्योंकि यहाँ पे ए नहीं है। और जो भी करेक्ट आंसर है उसमें ए और बी डेफिनेटली होने चाहिए, और दोनों में जो है ए एंड बी है। और ये थर्ड ऑप्शन में जो है ए, बी एंड सी तीनों को इंक्लूड किया गया है। हमने देखा कि सी जो है न्यूज़पेपर्स यानी कि जैसे यूट्यूब और इंटरनेट, इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है बच्चों को, तो ए, बी एंड सी जो है वो इनमें से सबसे करेक्ट आंसर है, तो इसे हम सेलेक्ट कर लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग इज़ फॉलोड इन EVS, यानी EVS सीखने में और सिखाने में जो टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ EVS होता है, तो इनमें से
कौन सा एक करेक्ट प्रिंसिपल है जिसे यूज़ किया जाता है। अब ईवीएस सिखाने में कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स या फिर अप्रोचेस का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, यानी ईवीएस में पहले बहुत ही सिंपल टॉपिक्स या सिंपल कॉन्सेप्ट्स को सिखाया जाता है, उसके बाद कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को सिखाया जाता है। और ईवीएस में पहले तो बहुत सबसे इजी या फिर सबसे जो आसान कॉन्सेप्ट्स है, टॉपिक्स है, वो सिखाए जाते हैं, उसके बाद में जो डिफ़िकल्ट है उन्हें सिखाया जाता है। और ईवीएस जो है वो लोकल कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करता है, फिर लोकल टॉपिक से स्टार्ट करता है, और उसके बाद में जो है वो ग्लोबल टॉपिक्स की ओर बढ़ता है। और ईवीएस जो है वो नोन टॉपिक्स या फिर नोन कॉन्सेप्ट से स्टार्ट होता है और फिर बाद में वो अननोन कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ता है। तो हम अगर सारे दिए गए ऑप्शंस देखते हैं तो पहला बोल रहा है ग्लोबल टू लोकल, जैसे मैंने यहाँ पे इंडिकेट किया है वो लोकल टू ग्लोबल होना चाहिए, ग्लोबल टू लोकल नहीं, तो ये इनकरेक्ट है। फिर एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट, ये भी इनकरेक्ट है, क्योंकि पहले जो है बच्चे जो कॉन्क्रीट है, जो वो देख सकते हैं, समझ सकते हैं, वो पहले सीखते हैं, एब्स्ट्रैक्ट उसके बाद में सीखते हैं, तो ये कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए, तो ये भी इनकरेक्ट है। फिर तीसरा है अननोन टू नोन, यहाँ पे बच्चे जो है पहले नोन थिंग्स, जो उनको समझ में आता है, जो देख सकते हैं, वो सीखते हैं, उसके बाद में जो अननोन है वो सीखते हैं, तो ये भी इनकरेक्ट है। और लास्ट वाला जो बोल रहा है नोन टू अननोन, ये करेक्ट है, क्योंकि ये हमारे लिस्ट में यहाँ पे ऑलरेडी है, तो ये करेक्ट आंसर है। अब नोन टू अननोन, इसे अगर एक्सप्लेन करना है तो एक सिंपल सा एग्जाम्पल दे सकता हूँ। वो ये है कि बच्चों को मालूम है कि उन्हें फ्रूट्स खाना चाहिए, चिल्ड्रन शुड ईट फ्रूट्स, तो ये नोन कॉन्सेप्ट है। अब अननोन कॉन्सेप्ट ये है कि वाई शुड चिल्ड्रन ईट फ्रूट्स, यानी वो फ्रूट्स में ऐसे कौन से न्यूट्रिएंट होते हैं, कौन से विटामिन्स होते हैं, कौन से प्रोटीन्स होते हैं जो बच्चों को हेल्प करते हैं। तो जो नोन कॉन्सेप्ट है वो ये है कि चिल्ड्रन शुड ईट फ्रूट्स, जो अननोन कॉन्सेप्ट है वो ये है कि वाई शुड चिल्ड्रन ईट फ्रूट्स। तो नोन से अननोन की तरफ बढ़ता है ईवीएस, तो ये लास्ट वाला जो है नोन टू अननोन वो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे। Which of the following is not a tool for formative assessment of learning in EVS? अब जब भी आप EVS में कोई भी असेसमेंट के बारे में क्वेश्चन देखते हो तो आपको ये ध्यान में रखना है कि EVS में ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है कंटिन्यूस और कॉम्प्रहेंसिव एवेल्युएशन या असेसमेंट पे। तो जो भी करेक्ट आंसर है, जो भी टूल्स है यूज़ किए जाते हैं EVS असेसमेंट में, वो कंटिन्यूस और कॉम्प्रहेंसिव होने चाहिए। और यहाँ पे फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात हो रही है, यानी कि इन्फॉर्मेशन या फिर जो नॉलेज है वो कैसे फॉर्म हो रहा है बच्चे के दिमाग में, कैसे डेवलप हो रहा है बच्चे के दिमाग में। तो ये वन टाइम एक्सरसाइज नहीं है, ये सडनली नॉलेज या फिर जो नॉलेज इन्फॉर्मेशन है वो डेवलप नहीं होता, ये एक लंबे अरसे के ऊपर डेवलप होता है। तो अगर हमें फॉर्मेटिव असेसमेंट करना है तो एक लंबे अरसे के ऊपर हमें रेगुलर असेसमेंट करने होंगे, ताकि हमें ये पता चले कि ये पूरे साल में बच्चे का डेवलपमेंट और लर्निंग कैसा हुआ। तो अगर एक एक करके ऑप्शंस देखते हैं तो पहला है पोर्टफोलियो। अब पोर्टफोलियो एक फाइल होता है या फिर फोल्डर होता है जिसमें बच्चे के सारे असाइनमेंट, सबमिशन, मार्क्स और छोटे छोटे जो भी वो टेस्ट ले रहा है या फिर असेसमेंट ले रहा है, उन सब के जो रिजल्ट्स है वो सारे स्टोर किए जाते हैं। तो पोर्टफोलियो देखने से आपको पूरे साल का हिस्ट्री पता चल जाता है। तो ये जो है फॉर्मेटिव असेसमेंट में यूज़ किया जाता है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। और रेटिंग स्केल भी जो है वो एक लंबे अरसे के ऊपर बनाया जाता है, यानी कि बच्चे का लर्निंग जनवरी में कैसा था, फरवरी में कैसा था, मार्च में कैसा था, अप्रैल में कैसा था। तो ऐसा रेटिंग स्केल को जो है वो लंबे अरसे के ऊपर यूज़ किया जाता है। तो ये भी एक फॉर्मेटिव असेसमेंट का टूल है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। फिर एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स जो है वो बहुत ही सब्जेक्टिव होते हैं, जहाँ पे एक जो असेसर है वो ये लिखता है कि ये बच्चा जो है पूरे साल में कैसा इसका लर्निंग हुआ, उसके स्ट्रेंथ्स क्या है, उसके वीकनेसेस क्या है, और इसके रिलेशनशिप्स कैसे है, और बच्चे का इंटरेस्ट कहाँ पे है। तो ये जो है एक स्टोरी जैसा होता है, राइट। तो एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स यूज़ किए जाते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो लास्ट बचता है एनुअल अचीवमेंट टेस्ट। अब एनुअल अचीवमेंट टेस्ट जो है ये फाइनल एग्ज़ाम की बात हो रही है यहाँ पे। तो फाइनल एग्ज़ाम में सिर्फ एक बार असेसमेंट होता है और इसमें ये पता नहीं चलता कि बच्चे ने पूरे साल में क्या सीखा। ये सिर्फ एक वन टाइम असेसमेंट होता है और ये कंटिन्यूस नहीं है और ये कॉम्प्रहेंसिव भी नहीं है।
तो इसे फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए यूज़ नहीं किया जाता, तो इट इज़ नॉट ए टूल। तो यहाँ पे आंसर एनुअल अचीवमेंट टेस्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड वाइल असेसिंग चिल्ड्रन इन ईवीएस, यानी ईवीएस में किसी भी तरह का असेसमेंट करने के दौरान इनमें से कौन से पॉइंट को अवॉइड करना चाहिए। अब इस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर आप एक बच्चे को पूछते हो कि मैच द फॉलोइंग, यानी जो कॉलम ए में है उसे कॉलम बी में जो है उससे मैच करो। अब नॉर्मली बच्चे मैच करेंगे बोट एंड वाटर और एयरप्लेन एंड एयर, लेकिन एक बच्चा है वो मैच करता है बोट एंड एयर और एयरप्लेन एंड वाटर। तो ये एक्चुअली क्या गलत है? ये गलत नहीं है, क्योंकि फ्लाइंग बोट्स या फिर एम्फीबियस एयरप्लेन्स भी एक चीज़ होते हैं। ये या तो इसे आप बोल सकते हो कि ये एक बोट है जो हवा में उड़ सकता है, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि ये एयरप्लेन है जो पानी में भी चल सकता है। तो ये बोट एयर में चल सकता है, यानी ये एयरप्लेन जो है वो पानी में उतर सकता है। तो जजिंग द आंसर्स गिवन बाय द चिल्ड्रन इन टर्म्स ऑफ राइट और रॉन्ग अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि आपको ये समझना चाहिए कि बच्चा अगर रॉन्ग आंसर दे रहा है तो उसके पीछे रीज़न क्या है, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, और ये अवॉइड करना चाहिए। तो यहाँ पे ये आंसर हो गया। अब बाकी भी अगर हम ऑप्शंस को देखते हैं तो नेक्स्ट ऑप्शन है डिस्कस व्हाट वी हैव लर्नड गिवन एट द एंड ऑफ ईच चैप्टर ऑफ ईवीएस टेक्स्ट बुक, यानी चैप्टर के एंड में व्हाट वी हैव लर्नड जो दिया जाता है वो क्लास के बाद डिस्कस करना है। ये जो व्हाट वी हैव लर्नड जो है वो कुछ रिवीजन पॉइंट्स होते हैं, कुछ एक्टिविटीज़ होते हैं, ताकि बच्चे को जो भी सीखा है वो रीइंफोर्स हो जाए। तो ये अवॉइड नहीं करना है। नेक्स्ट है यूज़ इंडिकेटर्स फॉर असेसमेंट। अब सारे असेसमेंट्स जो है ईवीएस में वो सिर्फ मार्क्स से नहीं किए जाते हैं, इंडिकेटर्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि अगर बच्चा एक टॉपिक के बारे में अच्छा सा डिस्क्राइब कर पाता है, अच्छा सा डिबेट कर पाता है, तो आपको समझ में आ जाता है कि हाँ बच्चे को जो है वो कॉन्सेप्ट्स, वो नॉलेज जो है वो मिल चुका है, वो समझता है कि ये क्या कॉन्सेप्ट है। तो इंडिकेटर्स का इस्तेमाल होता है ईवीएस असेसमेंट में, तो ये अवॉइड नहीं कर सकते। और लास्ट वाला है क्वालिटेटिव असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रंस लर्निंग। अब असेसमेंट जो होता है वो क्वालिटेटिव हो सकते हैं या फिर क्वांटिटेटिव हो सकते हैं। क्वांटिटेटिव यानी मार्क्स, नंबर्स। अब सारे असेसमेंट जो है वो सिर्फ मार्क्स या नंबर्स के ऊपर निर्भर नहीं होते। अब क्वालिटेटिव असेसमेंट्स भी यूज़ किए जाते हैं ईवीएस में, तो क्वालिटेटिव असेसमेंट को अवॉइड नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे आंसर है जजिंग द आंसर्स गिवन बाय द चिल्ड्रन इन टर्म्स ऑफ राइट एंड रॉन्ग, इसे अवॉइड करना चाहिए। A teacher of class 5 conducts an activity where she asks her children to drop some sugar on the ground and asks them to wait until the ants come there। यानी क्लास 5 की जो टीचर है वो बच्चे को बोलती है ज़मीन के ऊपर थोड़ा शुगर या फिर शक्कर डाल दो और थोड़ा वेट करो जब तक उसके ऊपर एंट्स नहीं आ जाते। और इस एक्टिविटी से बच्चों को ये पता चलता है कि हाँ जो एंट्स है वो शुगर स्मेल कर सकते हैं और वो दूर से भी शुगर को स्मेल करके शुगर के पास खींचे चले आते हैं। तो इस एक्टिविटी से चिल्ड्रन को अगर मीनिंगफुल लर्निंग देना है तो इनमें से कौन सा बेस्ट ऑप्शन है ये हमें आइडेंटिफाई करना है। तो पहला ऑप्शन बोल रहा है एनकरेज द चिल्ड्रन टू ऑब्जर्व द एक्टिविटी। ये करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि अगर आप एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो बच्चों को उसको ऑब्जर्व करना है। और एनकरेज हर चिल्ड्रन टू शेयर देयर एक्सपीरियंसेस, ये भी करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि वो ऑब्जर्व करने के बाद उसको अगर शेयर करेंगे तो हमें पता चलता है कि उन्होंने क्या देखा, उनका एक्सपीरियंस क्या था। अब तीसरा ऑप्शन बोल रहा है एनकरेज हर चिल्ड्रन टू ऑब्जर्व एंड देन शेयर द एक्सपीरियंस एंड डिस्कस। अब इन तीनों में से ये तीसरा वाला जो है ये बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि इसमें ऑब्जर्वेशन भी है, शेयरिंग एक्सपीरियंसेस भी है और डिस्कशन ऑन द एक्टिविटी भी है, तो ये बेस्ट ऑप्शन है। और लास्ट वाला जो है एनकरेज हिज और हर चिल्ड्रन टू आंसर द क्वेश्चंस एट देयर होम रिलेटेड टू द एक्टिविटी। तो यहाँ पे ये होमवर्क की बात हो रही है, तो इस ऑप्शन को हम डायरेक्टली रिजेक्ट कर सकते हैं। तो इन तीनों ऑप्शंस में से जो बेस्ट ऑप्शन है वो तीसरा ऑप्शन है, जो बोल रहा है कि ऑब्जर्वेशन, शेयरिंग एक्सपीरियंसेस फॉलोड बाय डिस्कशन। कंसिडर द फॉलोइंग लिस्ट: टॉर्टॉइस, क्रोकोडाइल, क्रो, डक और फिश। तो इनमें से हमें चूज करना है कि कौन सा डिफरेंट फ्रॉम अदर्स है, यानी इनमें से
अलग कौन सा है? अब आंसर की देखें तो आंसर है क्रो। वो इसलिए क्योंकि आंसर की इस लॉजिक पे चल रहा है कि फिश, क्रोकोडाइल और टॉर्टॉइस जो है वो पानी के अंदर भी रह सकते हैं, लेकिन क्रो जो है वो पानी के अंदर या फिर पानी पे तैरता नहीं है और पानी के अंदर भी नहीं रह सकता, और क्रो अलग है। लेकिन ये जो चॉइसेस दिए गए हैं वो थोड़े गलत हैं। वो गलत इसलिए क्योंकि यहाँ पे टॉर्टॉइस नहीं होना चाहिए था, टर्टल होना चाहिए था। अगर आप एक टॉर्टॉइस को पानी में डालोगे तो वो डेफिनेटली डूब जाता है, और वो जब डूब जाता है तो वो मर जाता है, वो पानी के अंदर जिंदा नहीं रह सकता। टर्टल्स जो है वो पानी के अंदर जिंदा रह सकते हैं, और ये दोनों जो है ये अलग अलग तरह के क्रिएचर्स हैं। दोनों एक ही तरह दिखते हैं क्योंकि दोनों के शेल होते हैं, लेकिन टॉर्टॉइसेस जो है वो पानी के अंदर नहीं रह सकते, लेकिन टर्टल्स जो है वो पानी के अंदर रह सकते हैं। तो यहाँ पे जो है टॉर्टॉइस नहीं टर्टल होना चाहिए था, लेकिन आंसर की देखें तो यहाँ पे आंसर है क्रो। इस क्वेश्चन में जो कॉलम 2 में फूड आइटम्स दिए गए हैं उन्हें हमें मैच करना है कॉलम 1 में जो प्लेसेस दिए गए हैं उनसे। अब जब भी आप एक ऑप्शन देखोगे जिसमें लिखा है फिश कुक्ड इन मस्टर्ड ऑयल, तो इसको इमीडिएटली कश्मीर के साथ आप मैच कर दीजिएगा। तो सी जो है वो 2 होना चाहिए। तो अगर सारे हम ऑप्शंस को देखते हैं तो पहले ऑप्शन में सी को 3 के साथ मैच किया गया है, तो इसे एलिमिनेट कर देंगे, और लास्ट ऑप्शन में सी को 4 के साथ मैच किया गया है, तो इसे भी एलिमिनेट कर देंगे। तो हमारे पास अभी 2 ऑप्शंस बचे हुए हैं। और ये जो पहला ऑप्शन है बॉइल्ड टैपियोका विथ एनी करी या फिर बॉइल्ड टैपियोका विथ कोकोनट करी जो है वो हमें बताया जाता है कि केरला में ये पॉपुलर है, तो B1 होना चाहिए। तो B1 यहाँ पे है, तो ये करेक्ट आंसर है। अब बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। हांगकांग में जो है वो कुक्ड स्नेक्स को खाते हैं, तो ए जो है वो 5 होना चाहिए, तो यहाँ पे A5 दोनों में है। और गोवा जो है वहाँ पे सी फिश कुक्ड इन कोकोनट ऑयल पसंद करते हैं, तो गोवा को जो है आप 3 के साथ मैच कर दीजिए, D3 होना चाहिए, तो D3। तो यहाँ पे हमने सारे ऑप्शंस को मैच कर दिया है, तो ये करेक्ट आंसर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बर्ड स्पीसीज मूव्स इट्स नेक बैक एंड फोर्थ विथ अ जर्क? यानी कि इनमें से कौन सा एक ऐसा बर्ड है जो अपने नेक को बैक एंड फोर्थ यानी आगे पीछे जर्क के साथ मूव करता है? अब ये क्वेश्चन यहाँ पे इसलिए इंक्लूडेड है क्योंकि एक EVS टेक्स्ट बुक में एक चैप्टर में ये बताया गया है कि मैना बर्ड जो है वो अपने नेक को, गर्दन को आगे पीछे मूव करता है विद ए जर्क। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है मैना। कंसिडर द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउसेस। इन राजस्थान विलेजर्स लिव इन मड हाउसेस, यानी कि राजस्थान में जो है विलेजर्स मड हाउसेस में रहते हैं विथ रूफ्स ऑफ थॉर्नी बुशेस। और इन मनाली दैट इज़ इन हिमाचल प्रदेश हाउसेस आर मेड ऑन बैम्बू पिलर्स, यानी मनाली में घर जो है वो बैम्बू पिलर्स के ऊपर बनाए जाते हैं। और ले में 2 फ्लोर हाउसेस आर मेड ऑफ स्टोन्स एंड द ग्राउंड फ्लोर इज़ फॉर एनिमल्स एंड फॉर स्टोरिंग नेसेसरी थिंग्स। तो यहाँ पे हमें आइडेंटिफाई करना है कि इन तीनों में से कौन से करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं। अब ये इन्फॉर्मेशन जो है वो लिया गया है EVS चैप्टर ए हाउस लाइक दिस में से, जहाँ पे लिखा गया है कि राजस्थान में, रूरल पार्ट्स ऑफ राजस्थान में घर जो है वो मिट्टी के बने होते हैं, और असम में जहाँ पे बहुत सा बारिश होता है तो घरों को जो है बैम्बू पिलर्स के ऊपर बनाया जाता है, और लेह लद्दाख में हाउसेस को, घरों को जो है वो स्टोन या फिर पत्थर से बनाया जाता है। तो ये इन्फॉर्मेशन को लेके अगर हम सारे जो ऑप्शन है उनको एवेल्युएट करेंगे, इन राजस्थान विलेजर्स लिव इन मड हाउसेस, ये करेक्ट है, विथ रूफ्स ऑफ थॉर्नी बुशेस, ए जो है ये करेक्ट स्टेटमेंट है। इन मनाली हाउसेस आर मेड ऑन बैम्बू पिलर्स, जैसे कि इन्फॉर्मेशन दिया गया है टेक्स्ट बुक में, असम में हाउसेस आर बिल्ट ऑन बैम्बू पिलर्स, तो मनाली में ऐसे बैम्बू पिलर्स पे घर बनाए नहीं जाते, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। और सी, इन ले 2 फ्लोर हाउसेस आर मेड ऑफ स्टोन्स, जैसे कि टेक्स्ट बुक में लिखा है लेह लद्दाख में घर जो है वो स्टोन या फिर पत्थर के बने होते हैं, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। क्योंकि ए और सी करेक्ट स्टेटमेंट्स है, तो ए एंड सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एलिफेंट्स। इस क्वेश्चन में हमें 4 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं एलिफेंट्स के बारे में, हाथियों के बारे में, और हमें आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट्स कौन से हैं।
अब ये जो क्वेश्चन है ये बेस्ड है क्लास 4 EVS टेक्स्ट बुक में ए डे विथ नंदू चैप्टर पे, जहाँ पे नंदू एक हाथी का बच्चा है। और इस चैप्टर में जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है वो बोलता है कि एलिफेंट्स डू नॉट रेस्ट वेरी मच, दे स्लीप 2 to 4 hours ओनली इन ए डे। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। और एन अडल्ट एलिफेंट कैन ईट मोर देन 100 kilos ऑफ लीव्स एंड ट्विग्स इन ए डे। और इस स्टेटमेंट में बताया गया है कि 200 kilos, ये एक्चुअली 100 होना चाहिए था, तो इसकी वजह से ये स्टेटमेंट गलत है। दे लव टू प्ले विथ मड एंड वाटर, द मड कीप्स देयर स्किन कूल, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। और लास्ट वाला, इन एन एलिफेंट हर्ड द ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट डिसाइड्स एवरीथिंग, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि एक हाथियों के झुंड में जो सबसे ओल्डेस्ट फीमेल हाथी होता है, जो मादा हाथी होता है, वो उस हर्ड का या उस झुंड का हेड होता है। तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि A, C और D जो है करेक्ट है। तो यहाँ पे A, C और D, तो ये करेक्ट आंसर है। और इसके साथ हमने इस क्वेश्चन पेपर में जो 30 EVS क्वेश्चंस थे वो हमने सॉल्व कर लिए हैं। अगर आपके कुछ कमेंट्स और फीडबैक है तो नीचे कमेंट्स में पोस्ट कर दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप आने वाले वीडियोस को मिस ना करें। और अगर आपके दोस्त भी ऐसे एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये वीडियो उनके साथ भी शेयर कर लीजिए। थैंक यू, स्टे सेफ, और मैं फिर मिलता हूँ आपके साथ अगले वीडियो में।